महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से उनकी सत्ता चली गई, लेकिन अहंकार शायद अभी नहीं गया है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले तो ऐसा लगा जैसे अभी भी उन्होंने कुछ सबक सीखा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मुझसे शिवसेना कोई नहीं छीन सकता, और ये जो तीर कमान है, निशान, ये शिवसेना का है, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में जजों के ऊपर है कि वो क्या फैसला देंगे। लेकिन उसके पहले यदि कोई ये घोषणा कर रहा है कि मुझसे फला फला चीज नहीं छीन सकता, और यहां तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है 11 जुलाई का फैसला सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। तो क्या उद्धव ठाकरे जी आपकी जानकारी में है कि 11 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला है उसमें क्या वो ये कहने वाला है कि आपने जो राज्यपाल के फैसले को चुनौती दी है बहुमत सिद्ध करने की वो गलत है? क्या जो आपने व्हिप जारी किया था आपके गुट ने वो सही था और मान्यता रद्द हो जाएगी विधायकों की? कुल मिलाकर के जो सुप्रीम कोर्ट में है इस समय 3 केस महाराष्ट्र के केस के हैं, जिसमें मुख्य रूप से बहुमत को लेकर है, जिसमें 2 दिवसीय जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया था उसमें सबसे पहले स्पीकर का चुनाव हुआ था पहले दिन, और तभी उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी कि ये जो चुनाव है ये गलत हो रहा है और हमारी तरफ से पहले ही स्पीकर तय है और इसी स्पीकर की व्हिप के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके अनुसार अगर माने तो एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए जो विधायक हैं उनकी मान्यता रद्द की जाए। उनकी संख्या अभी तक 16 बताई जा रही है और 16 संख्या में वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो है मान्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में पहले दिन से एकनाथ शिंदे ये बोल रहे हैं, और जो कानून के जानकार है वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि 2/3 बहुमत देखा जाता है, 2/3 बहुमत जिसके पास हो। नंबर गेम है, और ये पहली बार नहीं है कि महाराष्ट्र की विधानसभा इस तरह के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के सामने गए हों। इसके पहले हमने अगर चुनाव चिन्ह की बात करें, सरकार की बात करें, तो कई राज्यों के इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, और उन मामलों में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कई राज्यों की इस तरह की रस्साकसी में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में बाकायदा जो बहुमत सिद्ध करने की प्रक्रिया है उसके लिए कहा गया है, और उसके बाद फैसला उसके पक्ष में होता है जिसके पास नंबर गेम है। तो निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र है हम उसको देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट के साथ 39 विधायक गए, ये 37 2/3 होते हैं उससे अधिक है, और तभी जब ये संख्या 39 हो गई थी तभी ये कहा जा रहा था कि क्योंकि शिवसेना के टोटल जो विधायक हैं उनकी संख्या 55 है और 39 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, इसीलिए उन्हीं को मान्यता मिलेगी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी ध्यान करिए, जब शुरू में सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये टिप्पणी की थी कि जो अल्पमत में होता है या जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा हो या लोकसभा में अगर पारित हो गया तो वो तो फिर जो है दूसरे विधायक जिन्होंने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है उनको कहेगा ही कि इनकी मान्यता रद्द कर दी जाए, इन्हें बाहर कर दिया जाए, ये उसकी भाषा होगी। तो इसी टिप्पणी के आधार पर यह लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मामले को समझ रहा है और ये उद्धव ठाकरे के लिए झटका है। तो झटके पे झटका लगता रहा और एप्लीकेशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट दौड़ता रहा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी एप्लीकेशन लगाई जाती रही। हर मुद्दे पर उनकी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट उनको सुन ले और ये जो प्रक्रिया एकनाथ शिंदे के द्वारा चल रही है इसमें कहीं ना कहीं उनको राहत देते हुए उस प्रक्रिया को रोक दिया जाए। उद्धव ठाकरे जी एक तरफ ये कहते रहे थे, मीडिया में भी उन्होंने कहा और संजय राउत ने भी बयान दिए मीडिया में कि हमारे पास पूरा बहुमत है, हम समय आने पर अपना फ्लोर टेस्ट जब होगा उसका सामना करेंगे और बहुमत सिद्ध कर देंगे। लेकिन हमने देखा कि फ्लोर टेस्ट में क्या हाल हुआ। एक मत से चुनाव होना था, उसको कहा कि हेड काउंटिंग होनी चाहिए,
उनको लगा कि एक मत से होगा, बहुमत से, ध्वनि मत से होगा, तो उसमें शायद कोई विधायक गिनती ठीक से ना हो पाए। एक एक की गिनती हुई, एक एक की शकल लोगों ने देखी, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किया जा रहा था, समाचार चैनल सब दिखा रहे थे। और उसके बावजूद जिस निर्भयता के साथ सांसदों, विधायकों ने खड़े होकर अपना नाम बोला, अपना नंबर बोला और दिखाया कि वो वाकई में जो एकनाथ शिंदे जी का दावा था उसमें दम था, लोग उसके साथ थे। इसके अलावा लोगों ने बातें गिनाई कि भाई हमारा अलग होने का कारण ये है कि हम जो अलग हुए हैं वो इस वजह से हुए कि सरकार के अंदर हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। लोगों ने इतना तक बताया, विधायकों ने, कि हम 50-50 बार उद्धव ठाकरे जी को फ़ोन करते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे, और अगर हम मिलने के लिए उनसे गए तो गार्ड धक्का मार के बाहर कर देते थे। इतनी बेकदरी अपनी सरकार में अपने ही पार्टी के विधायकों के साथ यदि ये होगा तो कोई विधायक क्या अपना अपमान कराने के लिए शिवसेना में रहता? ये एक बड़ा सवाल है। ये एनसीपी ने क्या किया, कोटे पे काम करने को मिला नहीं मिला, ये दूसरी बात है। पहली बात यहाँ ये थी कि शिवसेना के विधायकों तक से अगर दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, वहाँ मुख्यमंत्री उनके फ़ोन नहीं उठा रहा है, उनसे मिलने नहीं दे रहा, और तो और गार्डों से धक्के लगवाए जा रहे हैं, तो फिर आप समझिए कि वो आम जनता से उद्धव ठाकरे कितने दूर थे, शिव सैनिकों से कितने दूर थे। और इसको लेकर के एकनाथ शिंदे जी ने भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार चली इसमें जो शिव सैनिकों के साथ अत्याचार पहले होते रहे उससे और बढ़ोतरी हो गई। कई सारे शिव सैनिकों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हुए और पुलिस एनसीपी के पास थी, तो इसके कारण से पार्टी में विद्रोह हुआ। और आज जो उद्धव ठाकरे जी दावा कर रहे हैं कि उनसे उनकी पार्टी कोई नहीं छीन सकती, ये उसी तरह का दावा है जैसे ये फ्लोर टेस्ट के पहले ये कह रहे थे मुझसे सत्ता कोई नहीं छीन सकता। लगभग उस शब्द का वही मतलब है। हमारे पास पूरा बहुमत है, एकनाथ शिंदे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इनकी हम मान्यता रद्द कर देंगे। ये तो साहब 25 विधायक हमसे फ़ोन पे टच में हैं, ज़बरदस्ती उन्होंने होटल में कैद किए हुए हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे थे। संजय राउत हो, शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे जी हो, ये इस तरह की भाषा बोल रहे थे कि हमारे पास पूरा बहुमत है। और इसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक जो स्पीकर का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने डिफीट खाई, फिर फ्लोर टेस्ट हुआ वो उसमें हार गए, और आज फिर भी वही भाषा बोल रहे हैं। लोग सलाह दे रहे हैं उद्धव ठाकरे जी को कि भैया इस तरह की भाषा ना बोलिए, ये लोकतंत्र है और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होगा इसको आप पहले से कह नहीं सकते। और लेकिन अगर आप कह रहे हो कि तीर कमान मेरा होगा, जिस पर अभी कोई बात हो नहीं रही है पार्टी को लेकर के, ना तो एकनाथ शिंदे कुछ कह रहे हैं, ना इसको लेकर के बाकी शिवसेना के विधायक कुछ बोल रहे हैं, सबके सब ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी से हमारा पार्टी का कोई झगड़ा नहीं है, हम विचारधारा का झगड़ा है, और विचारधारा की वजह से केवल एनसीपी से और कांग्रेस से दूरी बनाने की बात कर रहे थे, जो हमने कर लिया। अब हमारी शिवसेना की सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बन रही है, जो नेचुरल अलायंस है, इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जिस तरह की अहंकार भरी भाषा उद्धव ठाकरे जी की है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये पता नहीं किसने सलाह दी है इनको कि इस मुद्दे पे ऐसा बोलो। होता अच्छा ये कि उद्धव ठाकरे जी अगर आके बोलते कि देखिए भाई सत्ता में मैं नहीं हूँ, इस समय मुख्यमंत्री एक शिव सैनिक बन गया है, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं शिव सैनिक था, एकनाथ शिंदे शिव सैनिक है, आखिरकार शिवसेना का ही शिव सैनिक वह प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और वो बोलते कि मैं मजबूर था क्योंकि महाविकास अघाड़ी का गठबंधन मेरे साथ था, लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी वो काम करके दिखाएं जो शिवसेना करना चाहिए और शिवसेना करना चाहती थी। विचारों की अब आज़ादी है एकनाथ शिंदे को, और वो एकनाथ शिंदे को चैलेंज करें कि वो करके दिखाएं हिंदुत्व के मुद्दे पर काम जो बोल रहे हैं, जिन कामों को वो कह रहे हैं मुझे करने नहीं दिया, जिस काम को लेकर के वो मुझसे अलग हुए, अब वो जरा हिंदुत्व के लिए कुछ करके दिखाएं। ऐसा अगर उद्धव ठाकरे जी मीडिया में आकर बोलते तो एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती पैदा होती और उद्धव ठाकरे जी की छवि अच्छी होती और इससे शिव सैनिकों के अंदर भी उत्साह आता। लेकिन उल्टा इस तरह का चैलेंज करना,
रिक्शे वाला कहना, एक रिक्शे वाले को हमने मंत्री बनाया। तो ये क्या हो रहा है कि जितने ऑटो रिक्शा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, जो गरीब आदमी हैं, मध्यम वर्गीय हैं, वो तो सब बुरा मान रहे हैं। कह रहे हैं भाई आप तो वही अहंकार वाली भाषा बोल रहे हो जो कांग्रेसी बोलते थे मोदी जी के लिए। चाय वाला है, इसको तो चाय बेचना चाहिए। जिस तरह से हमने देखा कि बयान आया और उस बयान के कारण से भारतीय जनता पार्टी को जो नहीं भी पसंद करते थे मोदी जी के चुनाव में 2014 में, उन लोगों ने भी वोट दी। मणिशंकर अय्यर का वो बयान वो मोदी के लिए अमृत हो गया। इसी तरह अगर आप किसी पे चोट करोगे, किसी का मजाक उड़ाओगे, किसी के व्यापार का, काम का, गरीबी का, तो जनता सहन नहीं करती। क्योंकि वोट डालने के लिए मर्सिडीज में घूमने वाले नहीं जाते हैं वोट डालने, जो एसी में बैठे रहते हैं, जो करोड़पति हैं। वोट डालने के लिए आपको बता दूं, वोट प्रतिशत आज आप देखते हैं ना 50 से 60 के बीच रहता है। औसतन 50 से 60% वोट पड़ता है और उसमें वही लोग हैं जो रोजी रोटी दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। और उन्हीं को आप ये कह के अपमानित करो, पकोड़े तलने वाला आ गया, चाय बनाने वाला आ गया है, ये तो साहब किसी के भगवे कलर को मजाक बनाओ। तो फिर जनता जिसको सोचती है उसको चुनती है, फिर वहां सारी चीजें फेल हो जाती हैं। उद्धव ठाकरे जी वही गलती कर रहे हैं जो कांग्रेस ने की थी और जो कांग्रेस का हाल हुआ था उस बयान के बाद। आज आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में तो राज्यसभा विहीन हो गए हैं वो, और इस तरह से काम चलता जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। शायद उनकी जो मंडली है, सलाहकार मंडली, जिसमें संजय राउत या पता नहीं और कौन कौन है, वो उनको सलाह सही नहीं दे रहे हैं। वरना जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अहंकार भरे शब्द बोले, वो ना बोलकर वो एक नाथ शिंदे को साथ लेकर चलने वाले शब्द बोलते तो शायद शिवसेना तीर कमान उनके पास रहता। लेकिन अभी जो कानून के जानकार हैं उनकी माने तो अगर एक नाथ शिंदे ने अभियान चलाया तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि तीर कमान और पार्टी दोनों उनसे जा सकती है। वंदे मातरम।